नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम इस चैनल के माध्यम से सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे। आज हमारी फिजिक्स की तीसरी क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स के जो मूल टॉपिक होते हैं वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे वो मैं आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। तो पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो लेंगे आपके दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन। जो दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपके चाल एवं वेग। तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा त्वरण, और जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा बल। ये जो चार टॉपिक है ये आपके फिजिक्स के मूल टॉपिक है। और अगर इन टॉपिकों का हम अच्छी तरह अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स के जो आगे आने वाले टॉपिकों का अध्ययन करने में बड़ी सरलता होगी, बड़ी आसानी होगी। तो चलिए, जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन के बारे में डिस्कस करते हैं। और दूरी और विस्थापन के बारे में डिफरेंस समझने के लिए व्हाइट बोर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूरी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस, और यहां पे मैं लिख रहा हूं विस्थापन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कोई ए बिंदु है और यहाँ पे कोई बी बिंदु है, हमें इस ए से बी बिंदु तक जाना है। तो पहले मैं इस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं, ए से बी बिंदु तक जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं। दूसरी बार मैं ए से बी तक जाने के लिए इस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं। और तीसरी बार मैं ए से बी बिल्कुल सीधा चल रहा हूं, बिल्कुल सीधा चल रहा हूं। ए से बी बिल्कुल क्या चल रहा हूं, स्ट्रेट आपके सीधा चल रहा हूं। तो जो मैं ए से बी बिंदु तक पहुंचने के लिए मैं जिस मार्ग का उपयोग कर रहा हूं, उस मार्ग की जो लंबाई होगी, चाहे वो मार्ग कितना ही लंबा हो, चाहे ऐसे हो ऐसे हो, उस मार्ग की जो लंबाई होती है वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। मेरे ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी होगा, और ये भी क्या होगा, दूरी। तो ये तीनों क्या होगी, दूरी। लेकिन इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी और न्यूनतम दूरी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो सीधी एवं न्यूनतम न्यूनतम दूरी है वो मेरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी, जो भी हम बिंदु ले रहे हैं उनके बीच की अगर स्ट्रेट और कम से कम न्यूनतम दूरी हो, मिनिमम डिस्टेंस हो, तो वो हमारे क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहां हम एक और एग्जांपल ले, जैसे कोई ए बिंदु है और ए से बी 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, और बी से सी कितना है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए से बी कितना है, 3 किलोमीटर, बी से सी। अगर हम ए बिंदु से चलना प्रारंभ करें, बी से होकर सी तक पहुंचे, और अगर हमें यहाँ पे पूछे कि आपने कितनी दूरी तय की, तो हम बोलेंगे पहले हम 3 किलोमीटर चले, फिर हम 4 किलोमीटर चले। अर्थात हमने जितना हमने पथ तय किया, जितना हमने मार्ग तय किया, उसकी लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी। तो हमने पहला कितना पथ तय किया, 3 किलोमीटर, फिर कितना 4, तो टोटल दूरी आपकी कितना गया, 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर क्या गया, दूरी आ गया। अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर विस्थापन पूछता है तो हम बोलेंगे इसने यहां से चलना प्रारंभ किया और ये यहां पे आके रुक गया। इन दोनों बिंदुओं के बीच की बिल्कुल सीधी और आपके न्यूनतम दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच की बिल्कुल सीधी एवं न्यूनतम जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगा, आपके विस्थापन कहलाएगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की, जहां उसने चलना प्रारंभ किया उसे हम बोलते हैं प्रारंभ बिंदु, और जहां पे वो रुक गया उसे हम बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन। हमें विस्थापन निकालने के लिए ये दूरी चाहिए, और ये दूरी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये जो है ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम ये दूरी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास आधार कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, लंब कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ये 25 क्या है, कर्ण स्क्वायर। हमें सिर्फ कर्ण चाहिए ना, तो कर्ण बराबर क्या जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट 25, और रूट 25 क्या होता है 5। तो हमारे पास विस्थापन कितना है 5 किलोमीटर, हमारे पास दूरी कितनी 7 किलोमीटर। इन दोनों का परिमाण अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब हमें पता है कि दूरी और विस्थापन अलग चीजें होती है, इसमें डिफरेंस है। तो आपको चीज समझ में आ जानी चाहिए
कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। जबकि दो बिंदुओं के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब मैं ये साफ करके इन दोनों की परिभाषाएं हैं वो आप नोट कर लीजिए। मैं एक बार बोल देता हूं, यहाँ पे आपको परिभाषा नोट करनी है। इसकी परिभाषा क्या होगी कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, पथ मतलब मार्ग की जो लंबाई है वो क्या कहलाती है? आपके दूरी कहलाती है। जबकि दो बिंदुओं के बीच सीधी एवं न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम पता करते हैं कि दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। दूरी को हमेशा डी से प्रदर्शित किया जाता है। विस्थापन को किससे प्रदर्शित किया जाता है? विस्थापन को एस से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि हम दूरी को डी से प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को किससे? एस से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमें दूरी का ऐसे ही मात्रक पूछे, ऐसे ही मात्रक, तो हमें पता है दूरी एक प्रकार की क्या है? लंबाई है। और लंबाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दूरी का ऐसे ही मात्रक भी क्या होगा? मीटर होगा, जिसे हम एम लिखते हैं। और अगर आपको विस्थापन का ऐसे ही मात्रक पूछे, तो हमें पता है कि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लेकिन वो कैसी है? सीधी एवं न्यूनतम है। और दूरी एक प्रकार की क्या होती है? लंबाई। तो इसका भी ऐसे ही मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका ऐसे ही मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हम ये पता करें कि दूरी और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है या आपके अदिश राशि है, तो हमें पता होना चाहिए। अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा ये वाला कि ए से बी बिंदु आपके 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, बी से सी कितना 4 किलोमीटर, यहाँ पे हमारा विस्थापन कितना है? 5 किलोमीटर है। हमने देखा कि जो विस्थापन है उसकी एक निश्चित दिशा, विस्थापन की एक निश्चित दिशा है, जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं, पहले ऐसे जाता है फिर ऐसे। ये दूरी है नहीं, तो दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, जबकि विस्थापन की एक निश्चित दिशा होती है। इस कारण हम कहते हैं विस्थापन की निश्चित दिशा। विस्थापन आपकी एक प्रकार का क्या? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है, आपके वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि आपके दूरी की कोई दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। केवल क्या होता है? परिमाण होता है। इस कारण आपकी ये क्या होगी? अदिश राशि होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम दूरी और विस्थापन का वी में सूत्र निकाल। इसकी वीमा डायमेंशन क्या होगा? हमें पता है कि इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर एक प्रकार की लेंथ है और कितनी बार आ रहा है? मीटर। आपके एक बार आता, मैं लिखूंगा एल की पावर 1। क्या मेरे को यहाँ पर केजी मतलब द्रव्यमान और सेकेंड मतलब टाइम, समय दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एम की पावर 0 और आपके टी की पावर 0। ये इसका वी में सूत्र होगा। हमें पता है किसी की पावर 0 क्या होता है? 1। किसी की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? L1 भी लिख सकते हैं इसको, दोनों हो सकता है। इसका वी में सूत्र m की पावर 0 L1 t की पावर 0 या l की पावर 1, दोनों में से कोई भी हो सकता। चलिए यहाँ पे बात समझ में आ गई। बाकी वी में सूत्र कैसे निकालते हैं, वी में डायमेंशन कैसे निकालते हैं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बता रखा है। आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए ये आपको हो गया। अब हमें इसका वी में सूत्र निकालना है विस्थापन का। तो हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि दोनों के ऐसे ही मात्रक क्या समान है, तो इनका वी में सूत्र भी क्या हो जाएगा? समान है। तो इसका क्या जाएगा? m0 L1 T0 या आपके l की पावर 1। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि इनके दोनों के वी में सूत्र भी क्या होंगे? समान होंगे। ये बात समझ में आ गई। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या डिफरेंस हो सकता है? तो हमें पता है कि दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक। दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। जो डिस्टेंस होती है हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन आपके जो विस्थापन है वो आपके धनात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है एवं ऋणात्मक, तीनों हो सकता है। आपके धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक तीनों हो सकता है। मतलब पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है।
अब हम बात करते हैं कि हमें ये तो पता चलता है धनात्मक हो सकता है विस्थापन दूरी, धनात्मक विस्थापन भी धनात्मक, लेकिन जो विस्थापन आपके शून्य और ऋणात्मक कैसे कैसे हो सकता है, ये बात समझने का हम प्रयास करें। तो थोड़ा समझना, मैं पहले बात करूंगा विस्थापन ऋणात्मक कैसे होता है। तो चलिए एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि ए बिंदु है, यहां से कोई व्यक्ति आपके दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है 5 किलोमीटर, और बी बिंदु पर आ गया। अब वो बी से पुनः ए की ओर उत्तर की ओर चलता है और कितना किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, 6 किलोमीटर चल गया। ये बी से इधर कितना चल गया, 6 किलोमीटर चल गया, और पारम वो ए से आपके बी की ओर कितना चला भाई, 5 किलोमीटर चला। इस स्थिति में हमारा जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, -1 किलोमीटर होगा। इस स्थिति में जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, -1 किलोमीटर होगा, क्योंकि उसने चलना ऐसे प्रारंभ किया था और वापस वो लौटा, तो उस जो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु ये था ना, प्रारंभिक बिंदु को क्रॉस करके वो विपरीत दिशा में जा चुका है। जहां से उसने चलना प्रारंभ किया उसका वो बिंदु क्या कहलाएगा, प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, और जो वापस वो लौट रहा है उस बिंदु को क्रॉस करके उससे ऊपर जा रहा है, मतलब उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। और आपके विस्थापन क्या होता है कि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी एवं न्यूनतम दूरी, इस कारण यहाँ पे विस्थापन क्या आएगा, -1 किलोमीटर आएगा। अगर वो ऐसे चलता कि 5 यहां से रवाना होता, 5 चला और 5 में तो कितना 0 ही हो जाता, क्योंकि उसकी प्रारंभिक बिंदु की स्थिति वही हो जाती। तो विस्थापन ऐसे आपके क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, यदि आपके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थितियां एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो वहां पर विस्थापन क्या हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। अब हमारे एक क्वेश्चन कि विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है, विस्थापन शून्य कैसे हो सकता है, थोड़ा समझना कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और आपके बी बिंदु तक 5 किलोमीटर चला, और बी से वापस चलना प्रारंभ किया और बिल्कुल सीधा उसी रास्ते पे चला, वापस ए पे आ गया। तो जहां से उसने चलना प्रारंभ किया वहीं पे आकर पुनः रुक गया, मतलब इसकी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति एक हो गई। और विस्थापन क्या है, अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी। अब इनके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु ही एक हो गए, तो इनके बीच की जो दूरी है कोई 0 हो गए ना, इसका 0 हो गए, तो वहां पे विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। या इसको हम और अच्छी तरह समझे तो ऐसे समझ, इसका उदाहरण ये कोई धावक है जो वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है, कोई धावक है जो आपके वर्ताकार पथ पर एक चक्कर लगा रहा है, जहां से उसने चलना प्रारंभ किया वो वहीं पे आकर रुक गया, तो उसके अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति क्या हो गई, एक हो गई। इस स्थिति में यहाँ पे विस्थापन क्या आएगा, शून्य आएगा। तो ये जो चीजें है मैंने आपको विस्थापन और दूरी के बीच डिफरेंस बताने की प्रयास किया है। आपके जो पहला हमने परिभाषा के बारे में बात किया, फिर हम बोलते हैं कि दूरी को हम d से प्रदर्शित करते हैं जबकि विस्थापन को s से प्रदर्शित करते हैं। दोनों का ऐसे ही मात्रक समान होता है, मीटर दोनों का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। आपके l की पावर 1 बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो m की पावर 0, l की पावर 1 या t की पावर 0 ऐसा बोल सकते हो। या आप हमें ये भी पता चल गया कि हमारी दूरी कैसी है, दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन हमारा कैसा है, सदिश राशि है। और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गई, कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, परंतु आपके विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। विस्थापन ऋणात्मक कब हो सकता है, जब आपके प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति एक दूसरे के विपरीत दिशा में चली जाए। और विस्थापन शून्य कब होता है, जब प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु की स्थिति एक हो जाए, जहां से कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, अगर वो वहीं पर आकर रुक जाए तो उस स्थिति में विस्थापन क्या होगा, शून्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब मैं आपको दूरी और विस्थापन के बारे में एक नोट बता रहा हूं, नोट को समझना। ये नोट क्या कह रहा है कि जो आपकी दूरी है वो दूरी है हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर हो सकता है। दूरी है या तो आपके विस्थापन से हमेशा बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी आपके विस्थापन है दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो इस बात को समझ रहे हैं नोट विशेष तौर से कि जो दूरी है वो हमेशा विस्थापन से बड़ी होती है या उसके बराबर हो सकती है, परंतु कभी भी विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्थिति में दूरी और विस्थापन एक दूसरे के बराबर होंगे, किस स्थिति में आपके डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। कोई भी वस्तु किस पथ पर गति करे कि उस स्थिति में आपके दूरी और विस्थापन एक समान हो जाएंगे, तो आपका उत्तर होगा सरल रेखीय पथ, सरल रेखीय पथ।
यदि कोई वस्तु सरल रेखा के पथ पे गति करे, स्ट्रेट लीनियर मोशन करे, तो आपके वहां पर आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। एक कोई बिंदु ए है, ए से बी कितना है 5 किलोमीटर बिल्कुल सीध में। तो यहाँ पे मेरे को दूरी बताओ, दूरी कितना है आपके 5 किलोमीटर है, और विस्थापन भी कितना है 5 किलोमीटर है। क्योंकि जो वस्तु जितना मार्ग तय करे उसकी लंबाई भी 5 किलोमीटर है, और दोनों बिंदुओं के बीच की सीधी और न्यूनतम दूरी भी कितनी है 5 किलोमीटर। अर्थात हम कहेंगे कि यहाँ पे दूरी और विस्थापन क्या है समान है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना यहाँ पे जो पथ है वो कैसा सरल रेखीय पथ है, सरल रेखीय पथ है। तो आपको ये ध्यान रखना कि किस स्थिति में कोई भी वस्तु गति करेगी वहां पर आपके विस्थापन और दूरी एक समान हो जाए। तो हमारा उत्तर होगा सरल रेखीय पथ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने जो नोट है वो नोट कर लिया होगा, और अब हम पढ़ते हैं दूरी के अन्य मात्रक। दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के अन्य मात्रक। अगर आपको दूरी का ऐसे ही मात्रक पूछे तो क्या होगा भाई, ऐसे ही मात्रक तो मीटर होता है, अभी हमने पढ़ा दूरी का ऐसे ही मात्रक। लेकिन अगर हम मीटर से छोटी दूरी है वो हम सेंटीमीटर मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। दूरी से जो आपके मीटर से बड़ी दूरियां वो उसमें हम किलोमीटर में मापते हैं, मील में मापते हैं। तो इसके अन्य मात्रक है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो मात्रक है किसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई, पहला हम करेंगे खगोलीय इकाई के बारे में। पहला जो हम दूरी के अन्य मात्रक हम जो पहली बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे भाई, खगोलीय इकाई के बारे में बात करेंगे। और खगोलीय इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा एयू। तो अब समझते हैं कि खगोलीय इकाई होता क्या है। तो जो हमें पता कि जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाती है। तब उस पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है, तब आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है खगोलीय इकाई। आपको बात में समझ में आ जानी चाहिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। और औसत मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगा रही है। तो सूर्य ये रहा, कभी पृथ्वी उसके नजदीक आती, कभी दूर जाती। तो सभी जो दूरियां आएगी, जो सभी दूरियां आएगी, इसका हम क्या ले रहे हैं, औसत ले रहे हैं। और औसत ही हमारे क्या कहलाता है, खगोलीय इकाई कहलाता है। और आपको खगोलीय इकाई जो एक एयू होता है, एक खगोलीय इकाई, इसका वैल्यू ध्यान रखना कितना होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि एक एयू बराबर आपके 1.49 × 10⁻11 मीटर होता है। तो आपको खगोलीय इकाई समझ में आ जानी चाहिए कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। और एक खगोलीय इकाई एक एयू का वैल्यू आपके 1.496 × 10⁻11 मीटर होता है। चलिए जो दूसरा हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे प्रकाश वर्ष। दूसरा दूरी के अन्य मात्रा में दूसरा डिस्कस करेंगे वो कौन सा करेंगे, प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर आपके एग्जाम आ सकता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई। तो आपको ध्यान रखना प्रकाश वर्ष आपकी दूरी की इकाई है, दूरी का मात्रक है। ये ना ही तो प्रकाश का मात्रक है और ना ही समय का मात्रक है, ना ही तो आपके प्रकाश का मात्रक और ना ही समय का मात्रक। वर्ष देखकर आपको समय का मात्रक नहीं करना है, प्रकाश देखकर प्रकाश का मात्रक नहीं करना है, क्योंकि प्रकाश वर्ष आपके किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक। ये बात आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। हम ये समझते हैं कि जो हमारा प्रकाश है, लाइट है, वो निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश है वो लाइट, वो हमारा निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात को इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं होता। निर्वात किसे बोलते हैं, जहां पर कोई माध्यम नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो जो हमारा प्रकाश है वो निर्वात में गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, जो स्पीड है ना प्रकाश की स्पीड वो सबसे ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, हम जब प्रकाश टॉपिक पढ़ेंगे वहां डिस्कस। अभी हम समझ रहे हैं कि प्रकाश वर्ष कहते हैं प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। तो जो हमारा प्रकाश है निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है वो हमारे क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। बात समझ में आ रही है क्या, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। और प्रकाश वर्ष आपकी दूरी का
मात्रक है। ये बात आपको समझना होगा कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो आप प्रकाश वर्ष की जो डेफिनेशन है वो नोट कर सकते हैं कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। आपकी एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? आपके 9.4 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? मतलब हम 9.4 × 10⁻15 मीटर को एक लाइट ईयर बोलते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हम क्या ले रहे हैं, एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूरी के अन्य मात्रकों में जो तीसरी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारा पार्सेक। किसके बारे में बात करेंगे भाई? पार्सेक के बारे में बात करेंगे। हमें ये पता है कि पार्सेक है वो आपकी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक है, या मैं से बोले दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, लार्जेस्ट यूनिट है। दूरी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिट है। इस बात को आपको समझना है कि जो प्रकाश वर्ष है वो आपके दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई है और लार्जेस्ट यूनिट है। चलिए हम समझते हैं कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। तो जो ब्रह्मांड में आपके जितने भी खगोलीय पिंड है उनके बीच की जो दूरी है वो किससे मापी जाती है? पार्सेक द्वारा मापी जाती है। पार्सेक आपकी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और एक पार्सेक किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू याद रखना। एक पार्सेक बराबर होता है आपके 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये पार्सेक की वैल्यू याद रखनी है। एक पार्सेक बराबर आपके 3.08 × 10⁻16 मीटर। अब आपको कभी कभार एक पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध पूछा जाता है। पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध क्या है? एक पार्सेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ये आपके पार्सेक और प्रकाश वर्ष में संबंध, इन दोनों संबंध आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। साथ में ये भी ध्यान रखना है पार्सेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है और पार्सेक द्वारा हम खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। अब कभी कभार हमें क्रम पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कौन दूरी होगी, तो थोड़ा समझना। अभी हमने पढ़ा कि जो पार्सेक है, पार्सेक उसका वैल्यू था 3.08 × 10⁻16 मीटर। और उससे पहले हमने प्रकाश वर्ष का वैल्यू पढ़ा। प्रकाश वर्ष कितना था भाई? आपके 9.4 × 10⁻15 मीटर। और उससे पहले हमने खगोलीय एयू का वैल्यू पढ़ा 1.496 × 10⁻11 मीटर। अब आपको पूछे कि सबसे बड़ा कौन है? पार्सेक है, क्योंकि यहाँ पे 10⁻16 आ रहा है। उसके बाद 10⁻15 किसमें आ रहा है? प्रकाश वर्ष में। और सबसे छोटा कौन है? आपके एयू है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के उसमें 10⁻11। तो सही क्रम क्या दूरी है? सबसे बड़ी कौन है? पार्सेक है। उसके बाद कौन सा है? प्रकाश वर्ष है। और उसके बाद आपके कौन सा है? एयू है, खगोलीय इकाई। तो ये तीनों आपको क्रम याद रखना है, कभी कभार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात समझ में आ गई क्या? हम दूरी के अन्य मात्रकों की बात करें, हमने 3 के बारे में बात की। खगोलीय इकाई, आपके प्रकाश वर्ष, तीसरा पार्सेक। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए चौथी चीज हम पढ़ते हैं। चौथा जो मात्रक है अन्य मात्रकों को पढ़ते हैं मील। आप सभी को पता है मील क्या होता है? यदि हम समझते हैं कि कोई धावक है, जो धावक होता है ना वर्ताकार पथ पे जो एक चक्कर लगाता है, वो चक्कर कितना होता है? 400 मीटर का। और जो रेसिंग होती है उसमें 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने वो कितना? 1600 मीटर। इसी 1600 मीटर को हम क्या बोलते हैं? मील बोलते हैं। तो एक मील बराबर कितना होता है भाई? एक मील बराबर आपके 1600 मीटर होता है। और 1600 मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करते हैं, एक मील किसके बराबर होगा? आपके 1.6 किलोमीटर। मतलब 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर दूरी को मील कहा जाता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और 5 हम पढ़ेंगे, इसे हम बोलते हैं समुद्री मील। समुद्री मील बोल सकते हैं या आप नाविक मील बोल सकते हैं। नाविक मील
या इसे हम बोलते हैं नॉट्रिकल मील। क्या बोलते हैं? नॉट्रिकल मील। ये क्या होता है? जिस प्रकार ये हमारा मील है ना, उसी प्रकार समुद्र में जो जहाज चलते हैं उनके लिए भी एक दूरी निश्चित की गई, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉट्रिकल मील। और एक नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? एक नॉट्रिकल मील आपके, नॉट्रिकल मील होता है आपके 1852 मीटर के बराबर। 1852 मीटर को हम क्या बोलते हैं? नॉटिकल मील बोलते हैं, समुद्री मील बोलते हैं, नाविक मील बोलते हैं। अगर आप किलोमीटर चले, हजार का भाग 1.852 किलोमीटर, ये आ जाएगा। इसका वैल्यू याद रखना है नॉटिकल मील का। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमने दूरी के अन्य मात्रकों की बारे में डिस्कस कर लिया। इसी के साथ जो हमारा दूरी और विस्थापन का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार आप इसको नोट कर ले।